हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है एमएसएन की एक और नई क्लास में, जिसके अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी जो है वो क्या होता है। सबसे पहले तो हम नॉर्मली ये जान लेते हैं कि जो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर किसी प्रकार से कोई डिजीज हमारे ऊपर अटैक करती है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजेंस जो है वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो चीज जो है रिएक्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, जो रिएक्ट करती है, दिस कंडीशन इज नोन एज इम्यूनिटी। उस चीज को ही हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी एंड इट्स टिश्यू टू द वेरियस एंटीजेनिक सब्सटेंस इज नोन एज इम्यूनिटी। यानी कि जो बॉडी की जो रिस्पॉन्स है और उसके जो टिश्यूज हैं, वेरियस टिश्यूज जो आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी या वेरियस टिश्यूज के जो एंटीजेनिक सब्सटेंस के ऊपर रिएक्शन, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक तरह की ऐसी कैपेसिटी होती है बॉडी के अंदर जो कि क्या करती है, हमारे फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर से आए हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, उन सबको ये किल कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, एलिमिनेट कर देती है और क्या कर देती है, बाहर हमारे मेटाबोलाइज कर देती है। यानी कि अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार से कोई एंटीजन आया, वो एंटीजन आके क्या करेगा कि यहाँ पे हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको एनगल्फ करे। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो उस चीज को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज मीन्स टू से कि अ, उसको खा जाएगा। देन उसके बाद में क्या है कि उसको एलिमिनेट करना होगा, तो इधर वो वॉमिटिंग के थ्रू कर सकता है और वो जो है फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर निकाल सकता है। इनकेस डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए या फिर वॉमिटिंग हो जाए, नोजिया हो जाए, इनकेस राइनोरिया हो जाए, तो वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह भी हो सकता है, अगर इनकेस कोई फीमेल जो क्लाइंट है उसका है या गायनिक क्लाइंट है उसका है। इसके अलावा जो है वो क्या होता है हमारे कि साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। बिल्कुल पता है हमारे को कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के जो फंक्शन है उसका ही एक मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी है। इसी चीज को जो है हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। देन इसके अंदर लिख रखा है हमारे कि जो इम्यूनिटी होती है, इसके अंदर नहीं। इम्यूनिटी का मतलब देखो क्या होता है, सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी। एक छोटे बच्चे की अलग होगी, एक अडल्ट की अलग होगी, एक जो बुजुर्ग होगा उसकी अलग होगी, मेल्स की अलग, फीमेल्स की अलग, पर्टिकुलर रेस में अलग, पर्टिकुलर जेंडर में अलग। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारी फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को अपने अपने लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा जो है वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करते हैं कि भाई किसी प्रकार से कोई डिजीज तो उससे बचाना। एक तरह से ये बॉडी के सैनिक होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी को बचाते हैं, है ना। देन बात करता हूँ मैं इसकी डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस देखो क्या लिख रखी है हमारी कि body's ability to recognize and destroy the disease producing antigen and agent is termed as immunity। यानी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी जो कि क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीजन और एंटीजन और एजेंट्स को, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। When any foreign material known as antigen they enter to the body, complex chemical and mechanical activities they are started to protect the body cell from the harmful effect of this foreign material। यानी फॉरेन मटेरियल जो होते हैं उनसे बचने के लिए और बॉडी की जो सेल्स है उसको हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उसके लिए क्या करती है हमारी बॉडी की एक कॉम्प्लेक्स केमिकल और मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है, एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। और फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल जो आते हैं बाहर से, उनको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। देन उसके बाद में आ जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड टू रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, thus we can say that the antibody antigen reaction is essential and important component of the immune response। यानी कि क्या हो जाता है हमारे कि बॉडी की जो एंटीजन है उसको मारने के लिए बॉडी जो है एंटीबॉडीज पैदा करती है। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज जब वो पैदा करती है एंटीजन को मारने के लिए, उसमें जो वो रिएक्शन होता है, उस समय जो वो मैकेनिज्म होता है, उसको ये हम क्या कहते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। देन उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए एक कॉपी के अंदर पोस्ट करके। देखिए क्या लिख रखा है क्लासिफिकेशन में, दो प्रकार से बांट रखा है। एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
ठीक है। इन्नेट का मतलब क्या होता है, जो जन्मजात, जो आपको बाय बर्थ इम्यूनिटी भगवान भेजता है दे के, उसको कहते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा जो होता है वो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जो पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल तरीके से भी लगाई जाती है, नेचुरली भी वो जो किसी प्रकार से कोई डिजीज हो जाती है उसके बाद में पैदा होती है, तो वो सारी जो है वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आती है। इन्नेट जो है अपने आप में ही दो तरीके के होते हैं, दैट इज स्पेसिफिक एंड दूसरा है सॉरी दैट इज नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। सेम चीज जो है हमारे इधर भी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होगी पैसिव इम्यूनिटी। ये होगी हमारी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेम चीज है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो कि खुद से कोई वर्क करना होगा मुझे आज, अगर मान लो मेरे को कुछ काम है या मेरे को कोई रिस्पॉन्स है, वो मैं स्वयं से करता हूँ, यानी खुद से सेल्फली करता हूँ, दैट इज एक्टिव। एक्टिव वर्क है ना, एक्टिविटी जो मैं खुद कर रहा हूँ, दैट इज सेल्फ एक्टिव एक्टिविटी। और अगर मैं किसी वॉलेंटियर का हेल्प लेता हूँ, या फिर मैं जो है किसी का दूसरे का हेल्प लेता हूँ, या फिर मुझे खुद से कोई काम नहीं होता है और मैं बाय समवन किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, देन वो जो चीज होती है दैट इज पैसिव इम्यूनिटी या फिर पैसिव एक्टिविटी हम कहते हैं ना, जो कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो एक बार इस आप इसे अच्छे से बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर पोस्ट करके। सॉरी। देन बात करते हैं, सबसे पहले आती है हमारे इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी इज द बेसिक इम्यूनिटी विच एन इंडिविजुअल possesses by birth. It may transfer genetically from one generation to the another generation. For obtaining the type of immunity, an individual race species and individual race species does not require any previous contact with the pathogenic microorganism or immunization. यानी कि एक जो बच्चा है वो जन्मा है ना, वो और उसको उस समय इम्यूनिटी मिली, उसको किसी प्रकार से कोई डिजीज नहीं हुई कि भाई इसको तो कोई बुखार आ गई है, या फिर इसको जो है कोई बीमारी हुई है, उसके बाद बॉडी को लगा कि अच्छा ये बीमारी हुई है, ये फॉरेन पार्टिकल आए हैं, तो मुझे ये प्रकार की इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो क्या कहते हैं करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। तो वो चीज नहीं होती, तो उस समय क्या हो जाता है, हमारे को क्या करना होता है कि हमारे को उस समय इन्नेट इम्यूनिटी, वो चीज है इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो वो इम्यूनिटी की बॉडी को पता ही नहीं है कि आगे चल के कोई डिजीज होगी, या फिर पर्टिकुलर इस बॉडी में अगर किसी प्रकार की कोई डिजीज आएगी, तो उसके प्रति मैं जो है इम्यूनिटी जो है डेवलप करूँ, तो वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो उसके अलावा दूसरी चीज़ और हमारे को क्या ध्यान रखनी होती है कि जो पेशेंट है उसके अंदर, या फिर जो इंडिविजुअल है या पर्सन है उसके अंदर स्पेसिफिक इंडिविजुअल में अलग होगी, रेस के फैक्टर अलग होंगे, इसके अलावा उसके जो हमारे क्या कौन से फैक्टर दे रखे हैं यहाँ पे, जो स्पीशीज़ है उसके फैक्टर्स अलग होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करती है। इसके अलावा अनादर जनरेशन जो है उसकी बात करूँ मैं, तो अनादर जनरेशन के अंदर आएगा हमारे कि जैसे कि क्या करें कि एक जनरेशन अपने मम्मी-पापा की, एक जनरेशन दादा-दादी की, एक जनरेशन हम बच्चों की, है ना? तो उस अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें, तो कि पर्टिकुलर जेनेटिकली मिलती है। कैसे होता है कि हमारे जो पूर्वज वगैरह होते हैं या फिर हमारे जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हाँ, हमारी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी थी, तो हमारे बच्चों की भी अच्छी है। और कुछ होता है जो कि पेरेंट्स ही जो है दुबले-पतले होते हैं, तो बच्चे भी दुबले ही होते हैं। है ना? दूसरी चीज़ है, इसके बाद में हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पे कि हमारे को खाली इतना सा याद रखना है, दैट्स व्हाट वी लाइक, कि प्रीवियस कांटेक्ट विथ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड, यानी कि ना कांटेक्ट के साथ में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और जो इम्यूनाइजेशन है उसको हम जो है वो क्या कहते हैं कांटेक्ट में रखें, दैट इज कंसिडर्ड एज इम्यूनाइजेशन और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनाइजेशन। देन उसके बाद में मैं बात करूँ, इट मे बी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर मैं सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक की बात करूँ, व्हेन एन इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल द टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, देन इट इज नोन एज नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। यानी कि हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पे कि व्हेन एन इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी सारे प्रकार की जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं
उसके प्रति अगर मैं प्रोटेक्शन करता हूँ, किसके थ्रू? इन्नेट इम्यूनिटी के थ्रू, यानी सारी, नॉन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए कि स्पेसिफिक डिजीज पे करूंगा कि अगर टीबी हुई है तो टीबी के ऊपर ही करेंगे, या फिर अगर लेप्रोसी हुई तो लेप्रोसी पे, मलेरिया, डेंगू तो पर्टिकुलर नहीं, आप सारी तरह की डिजीज पे करते हो, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन का मतलब क्या होता है? जो स्पेसिफिक नहीं है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? नॉन इम्यून, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, या फिर इसी को जो है हम क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी। सेम चीज है कि नॉन की जगह स्पेसिफिक है, यानी तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके से ही करेगा। स्पेसिफिक तरीके से होता है व्हेन एन इम्यूनिटी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओनली द पर्टिकुलर डिजीज, देन इट इज नोन एज स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी। यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन किसके प्रति? पर्टिकुलर डिजीज के प्रति, देन दिस इज नोन एज स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, यानी वो चीज कहलाती है स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। देन उसके बाद में आता है इन्नेट इम्यूनिटी में बी ऑफ थ्री टाइप्स, यानी इन्नेट की जो इम्यूनिटी है वो भी पर्टिकुलरली तीन प्रकार से विभाजित है। कैसे कैसे विभाजित है हमारी? सबसे पहले स्पेसिफिक, देन रेशियल, देन इंडिविजुअल, है ना? कि स्पेसीज, स्पेसिफिक नहीं, स्पीसीज, यानी पर्टिकुलर स्पीसीज जो प्रजाति होंगी उनकी अलग अलग होंगी। रेस, रेस का मतलब ही वही होता है कि जनजाति, अलग अलग जनजाति में अलग अलग प्रकार से इम्यूनिटी जो है वो होती है, कि पर्टिकुलर इस एरिया में बहुत अच्छी इम्यूनिटी अगेंस्ट द मलेरिया है, इसमें बहुत अच्छी अगेंस्ट द डेंगू है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज क्या? इन्नेट इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी भी होती है। इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे, इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है हमारे कि इंडिविजुअल इन्नेट कि जो पर्टिकुलर अपने अपने में, आपके अंदर अलग इम्यूनिटी, मेरे अंदर अलग इम्यूनिटी, मेरे पेरेंट्स में अलग, मेरे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें अलग, आपके ऑफस्प्रिंग में अलग, आपके पेरेंट्स में अलग, तो वो पर्टिकुलरली इम्यूनिटी जो है इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल पर्टिकुलर जो होती है वो होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पेसीज की। स्पीसीज का मतलब क्या होता है हमारे? An innate immunity found in all the member of same specific species protect them from the certain infectious disease is known as specific innate immunity. Example, disease such as measles, leprosy, etc. occurs only in man. In other species, innate immunity is found against this, यानी कि आप जो है इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है हमारे कि सर्टेन स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन उसके अंदर क्या आ जाती है हमारे कि इन्नेट इम्यूनिटी फाउंड इन ऑल मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, सारे स्पीसीज जो सेम स्पीसीज है उनके सब मेंबर्स के अंदर ये चीज पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे कि मीजल्स लेप्रोसी हुई, मीजल्स हुआ, लेप्रोसी हुई, या फिर जो है हमारे क्या हुआ, मीजल्स, लेप्रोसी हुई, या फिर ये जो ऐसे प्रकार की जो डिजीज है वो किसके अंदर पाई जाएंगी? सिर्फ मेन के अंदर पाई जाएंगी, और अदर जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड नॉर्मल से तरीके से हमारे को ये ध्यान रखना है, ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, नवरी पंचायती हमारे को ध्यान नहीं रखना, बस इतना सा ध्यान रखना है। और वो प्रोटेक्ट करती है किसके? सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी पर्टिकुलर जो सर्टेन दी गई होंगी फॉलोइंग्स जो होंगी उनके अकॉर्डिंग। अब कैसे? एग्जाम्पल के लिए जैसे मीजल्स हुआ, लेप्रोसी हुआ, तो ये जो है वो जो है वो डिवाइडेड कर। देन उसके बाद में आता है हमारे क्या कि रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी। रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी फाउंड इन ऑल मेंबर ऑफ सेम रेसेस, सेम जैसे स्पीसीज में था रेसेस में आ जाएगा, और इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज नोन एज रेशियल इम्यूनिटी, और इसी चीज को जो है हम क्या कहते हैं? रेशियल इम्यूनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो रेशियल इम्यूनिटी इज फाउंड इन नेग्रोस अगेंस्ट मलेरिया। रेशियल इम्यूनिटी जो होती है वो नेग्रोस के अंदर फाउंड होती है मलेरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेग्रोस जो नाइजीरियन लोग होते हैं, नेग्रोस जो पीपल होते हैं, उनके यहाँ पे जो है फीमेल एनाफ्लीज, एडिफ्लीज जो मॉस्किटोज होते हैं, उनका जो बर्थ है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस जगह जो है वहाँ पे मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, तो इनके जो है वो ज्यादा हो जाती है ना, रेदर देन इंडियन। सेम चीज है इंडिविजुअल में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्टिकुलर इम्यूनिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी। पर हमारे जन्म से हमारे को जो इम्यूनिटीज मिलती है दैट इज इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी।
उसके बाद में मैकेनिज्म देखें, अगर एपिथेलियल सरफेस की बात करें, स्किन के अंदर आती है, तो स्किन जो है वो पूरी बॉडी जो है हमारी कवर है, पता है हमारे को किसी भी चीज को कवर कर लो। इनकेस आज मेरे पास में ये रिमोट है, इस रिमोट को अगर मैंने पूरी जगह से कवर कर लिया, तो वो कवर करने के बाद में क्या हो जाएगा इस रिमोट के ऊपर, कि भाई अगर धूल मिट्टी आएगी तो वो उस परत पे आएगी, कि थैली चढ़ी हुई है तो उस पे आएगी। देन जब मैं वो थैली हटा दूंगा तो ये तो वैसे का वैसा ही है, इंटैक्ट रिमेन इंटैक्ट, ये तो सेम रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर जो स्किन है, ये स्किन हट जाएगी तो यहाँ पे चांसेस हो जाएंगे इन्फेक्शन होने के, पस बढ़ने के, गैंग्रीन होने के, नेक्रोसिस होने के, बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमारे को ध्यान रखना है कि जो ध्यान नहीं रखना है, ये मैकेनिज्म के बारे में ध्यान रखना है कि ये एक तरीके का फिजिकल बैरियर होता है जो कि डिफरेंस करता है हमारे को, डिफरेंस है किसका, बॉडी का, जो कि क्या करता है परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, और कंसिडरेबल प्रोटेक्शन होता है, ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। देन उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स इन द एपिडर्मिस, द इनएबिलिटी ऑफ द एपिडर्मिस टू रिटेन द मॉइस्चर, द प्रेजेंस ऑफ sebaceous gland to the dermis produce an unfavorable environment for the growth of microorganism। यानी कि क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो होंगी एपिडर्मिस की, उनको जो अगर वो एब्सेंस होंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे जो है इनएबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, वहां पे जो मॉइस्चर जो है वो रह नहीं पाएगा। बहुत सारी जो जगह है वहां पे क्या हो जाएंगे, सिबेशियस ग्लैंड अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां पे भी जो है एनवायरनमेंट के अनफेवरेबल हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सेम चीज है कि लाइक अगर आपके बॉडी के अंदर अच्छा स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस है, ईयर वैक्स अच्छा निकल रहा है, तो ये सब क्या कर रहा है, म्यूकोजल लाइनिंग वगैरह निकल रही है, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है कि सरफेस के ऊपर। सेम चीज है कि घर पे सुबह देखते हैं हम कि धूल मिट्टी होती है तो झाड़ू से साफ कर देते हैं, तो वो झाड़ू कौन है हमारे यहाँ पे, एक तो सेबेशियस ग्लैंड है, दूसरे जो है वो है हमारी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट जो सेबेशियस ग्लैंड है उसी की बात हो रही है। देन उसके बाद में आएगा हमारे secretion of the sweat gland। Sweat also have a bactericidal effect due to the presence of high concentration of salt। salt of high concentration of salt जो है उसी के कारण जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे स्वेट ग्लैंड जो है वो सिक्रेट होंगे, दैट इज बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, यानी कि ये जो है बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है। देन उसके बाद में बात करूं मैं डिस्क्वेमिनेशन और स्किन ऑफ एपिथेलियम, यानी कि शेडिंग। सेम चीज है कि हमारे मिलियंस ऑफ स्किन सेल्स जो है रोज जो है हमारी बॉडी से डिटैच्ड होती जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज हमारी डिस्क्वेमिनेशन या फिर शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, गिरना। तो हमारी बॉडी से जो है मिलियंस ऑफ जो छोटे छोटे स्किन के पार्टिकल्स होते हैं, वो जो है हमारी बॉडी के अंदर से ऐसे बहुत सारे जो है वो जाते जाते हैं। This is known as disquamation. Then resistance of the bacterial flora, resistance of the bacterial flora of skin। हमारे स्किन के ऊपर भी बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं, म्यूकोजल लाइनिंग पे भी बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं। हमारी जो टिश्यूज की लेयर होती हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर्स में आती हैं, तो वो जो लेयर्स होती हैं वो भी अपना अपना बैक्टीरियल फ्लोरा कंटेन करती है, जो कि क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, डिजीज हो जाती है तो उसको कोलोनाइज यानी उसको इकट्ठा या कलेक्ट नहीं होने देती ना। क्या दे रखा है, ओ सॉरी, कॉलोनाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्ट, तीन चार मतलब देख लेते हैं हम। कलेक्शन, देन इसके अलावा एक्यूमुलेशन, देन तीसरा जो है हमारा क्या हो सकता है, एक तो कलेक्ट कर सकते हैं, के अलावा एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं इसको, कोलोनाइजिंग तो, और गैदरिंग अप भी कह सकते हैं, गैदरिंग भी कह सकते हैं, गैदरिंग। दिस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। कॉलोनी के अंदर क्या होता है, सब जने इकट्ठे रहते हैं, लाइक अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन
ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनने से बचाती है कौन? बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ स्किन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है हमारे। देन बात करूं मैं गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की। गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है, सबसे पहले आती है सलाइवरी ग्लैंड यानी माउथ के थ्रू। सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी बाय द सलाइवरी ग्लैंड इज बैक्टीरियासाइडल एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। यानी कि सलाइवा जो होती है वो क्या होती है हमारी कि सिक्रेटेड इन ओरल कैविटी। सलाइवा इज सिक्रेटेड इन ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी जो होती है उससे सिक्रेटेड होती है, यानी कि सलाइवा इज सिक्रेटेड ओरल कैविटी बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो है ओरल कैविटी जो है वो सिक्रेट होती है। बैक्टीरियो इज अ बैक्टीरियासाइडल एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियासाइडल भी होती है। बैक्टीरियासाइडल का मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ था, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। देन इसके अलावा प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें बचाती है। सेम चीज आती है गैस्ट्रिक जूस के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो सिक्रेटेड इन स्टमक, हाईली एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जो जूस होता है, जो कि कौन सा होता है हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि क्या कर देता है एसिड में कुछ चीज जाएंगे। अगर एसिड में आज हमारा हाथ भी चला जाएगा तो पूरा जल जाएगा। ठीक है, और अगर सेम चीज है अगर उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे जो कि हमको दिखते भी नहीं है, इतने छोटे हैं, तो वो तो ऑब्वियस से बात है, बेचारे मर ही जाएंगे, है ना। तो देखते हैं कौन सा होता है इसके अंदर, HCl। क्लोरिक है, नॉट कॉलरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, जो कि क्या होता है हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है ये हमारे, दिस इज कंसिडर्ड एज हाईली एसिडिक होता है। देन उसके बाद में मैं बात करूं नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन प्रिवेंट द कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यानी जो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो है वो क्या करती है, कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन भी नहीं करने देती। सेम चीज है, मैं बताया था जैसे कि सलाइवा का होता है, वैसे ही सेम चीज हमारे किसके अंदर भी होती है, हमारे बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट कौन पैदा करता है, हमारे इंटेस्टाइन का भी बैक्टीरियल जो फ्लोरा होता है। सेम चीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट हम जानते हैं बॉडी का, अगर वो नॉर्मल नहीं रहता है तो समझ जाओ कि भाई किसी प्रकार का बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। लेकिन अगर वो जो है वो प्रेजेंट होता है देन मीन्स की अच्छा चल रहा है। वो ये कि भाई अगर किसी प्रकार से कोई अमीबिक डिसेंट्री हो गई, अमीबा का कॉलोनाइजेशन हो गया, तो उस समय क्या हो जाएगा वहां पे कि वो डिसेंट्री हो जाएगी, यानी दस्त लग जाएगी। तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो तेज होने लग जाएगा, और जो फ्लो ऑफ फीकल मटेरियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज, और फिर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश, है ना। देन उसके बाद में मैं बात करूं हमारे टीयर्स सिक्रेटेड इन द आईज। आईज के अंदर भी ये तो सबको पता है, आंख में अगर एकदम से कोई कचरा चला जाएगा तो उस समय क्या होगा, आंखों में से आंसू पड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो वो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, टीयर सिक्रेशन ऑफ आई, यानी कि आंख से जो है वो टीयर्स का जो है सिक्रेशन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल को जो वो चीज जो है वो क्या कर देती है, दूर कर देती है। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करूं मैं, इनहेल डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अरेस्टेड इन नेजल ओरिफिस, यानी कि जो नेजल ओरिफिस है उसके अंदर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अरेस्टेड हो जाते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, नेजल ओरिफिस कहते हैं। यानी कि इनहेल डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो आर अरेस्टेड इन नेजल ओरिफिस, यानी नेजल ओरिफिस के अंदर जो है वो अरेस्टेड रहता है। देन उसके बाद में बात करते हैं म्यूकस लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम आल्सो एक्ट एज अ ट्रैपिंग बॉडी पार्ट, यानी कि ये भी जो है हमारे एज अ ट्रैपिंग बॉडी पार्ट के तरीके से ये काम करता है। देन द कफ रिफ्लेक्स इज आल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करने के लिए भी कफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर किसी प्रकार से गर्दन में हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, सोर थ्रोट हो गया, तो उस समय खास खास के जो है बाहर हम जो है कफ डाल देते हैं ना।
तो वो हमारा कफिंग रिफ्लेक्स होता है। सेम चीज नाक से अगर निकलता है तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड आल्सो फाउंड इन नेजल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन आर कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग सर्टेन वायरसेस। यानी वो कंबाइनिंग क्या कर देते हैं कि यानी रेस्पिरेशन, हमारे को पता है भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला पार्ट ही कौन सा है, नेजल कैविटी। अभी कुछ चीज होगी तो वो इनहेल करोगे आप, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो कोलोनाइज करता है तो बॉडी स्नीज आउट कर देती है। उसी चीज को जो है हमारे अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ऐसे म्यूकस जो है वो पाया जाता है, जो कि क्या कर देती है इन चीज को अरेस्ट कर लेती है। उन चीज को अरेस्ट करने का मतलब होता है उस चीज को जो है वो क्या कर देती है, पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में वो क्या कर लेती है, उसको बाहर के साइड में जो है वो धक्का दे देती है। तो बाहर के साइड निकला तो वो अपने आप मर जाएगा। दैट कंसिडर्ड एज म्यूकोस पॉलीसैकेराइड। लास्ट में क्या लिख रखा है, माइक्रोब व्हिच आर नॉट ट्रैप्ड इन द अपर जीआई ट्रैक्ट आर रीच टू द एल्वेओलाई कैन डिस्ट्रॉय बाय फेगोसाइटोसिस। चलो ठीक है भाई कि है ना, जो हमारे जो म्यूकस लाइनिंग है उसके अंदर ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड नहीं हुए, तो अब वो क्या चीज हो जाएगी कि वो पर्टिकुलरली वहां पे पहुंच जाएंगे, कहाँ के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो कहाँ पहुंच जाएंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि कौन सा होता है हमारे लंग्स एल्वेलाई। लंग्स जो एल्वेलाई होती है उसका होता है, और लंग्स की जो एल्वेलाई होती है उसके थ्रू क्या हो जाता है हमारे डिस्ट्रॉय फेगोसाइटोसिस, यानी फेगोसाइटोसिस जो है वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि हमारी जो है वो फेगोसाइटोसिस सेल डिस्ट्रॉय कर देती है कि अच्छा तूने म्यूकस के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो अब हम जो है वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट्स कंसीडर्ड एज हमारा सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म, इम्यूनिटी ही है। देन जेनेटो यूरिनरी, बिल्कुल अच्छे से हम जानते हैं बैक्टीरिया को बाहर एलिमिनेट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल किडनी का काम होता है, जो कि क्या करता है, यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर देता है। दूसरा जो होता है इंटेस्टिन का काम होता है, जो कि क्या कर देता है, वहां पे एब्जॉर्ब करके उसको नीचे रैप्ड करके उसको नीचे की साइड में भेजता है। देन रेक्टम थ्रू एनस वो बाहर निकल जाता है। देन इसके बाद में आता है सर्टेन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीमेन आर नोन एज स्पर्मिन। ह्यूमन जो सीमेन होता है उसमें स्पर्मिन नाम का भी जो है एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है, जो कि बीपीएच, जो कि बेनिन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होता है, या फिर किसी प्रकार से इजैकुलेशन होता है, इन सबको भी जो है ये बचाता है, उन सबसे भी बचाता है। दूसरा है हमारा फ्लश आउट कर देता है यूरिन से। और लास्ट में जो है, अगर फीमेल की बात करें, गायनिक जो क्लाइंट है उसकी बात करें, तो उनके वेजाइना की जो पीएच होती है हाईली एसिडिक होती है, मोर इन प्रेगनेंसी। के अलावा वो जो है वो क्या कर देती है, एसिडिक जो बेस होगा या एसिडिक जो जगह होगी वो अपने आप ही जो है वो बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से बचा लेगी, है ना। देन बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस की, जो कि क्या आती है, प्रोपर्डिन आती है, बीटालाइजिन आती है, इसके अलावा इंटरफेरॉन या फिर पॉलीपेप्टाइड जो है वो आती है। सबसे पहले आता है हमारे प्रोपर्डिन। प्रोपर्डिन का मतलब क्या होता है, इट इज अ ब्लड सीरम प्रोटीन दैट टेक्स द पार्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट in a pathway which does not involve the presence of antibody. It causes the lysis of gram negative bacteria. यानी कि क्या दे रखा है, ब्लड सीरम प्रोटीन दैट टेक्स पार्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट in the pathway which does not involve the presence of antibodies. यानी कि क्या होती है हमारे की जो ब्लड सीरम जो होता है वो क्या करता है, ब्लड सीरम प्रोटीन जो होता है टेक्स द पार्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यानी कि वो क्या कर देता है, हमारे पाथवे के अंदर जो है वो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। तो डज नॉट इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, जिसके अंदर किसी प्रकार की जो है कोई जो है क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। और ये जो है किसको कोज करता है, लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, किसको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जो हमने किसके अंदर पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा है। दैट इज नोन एज लाइसिस। देन दूसरा नंबर पे आता है हमारे बीटा लाइसिन। बीटा लाइसिन क्या होता है हमारे, इट इज एन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेटलेट ड्यूरिंग द क्लोटिंग फैक्टर्स। इट इट इज एक्टिव अगेंस्ट द एंथ्रेक्स बैसिलस। यानी कि ये जो है एंथ्रेक्स बैसिलस के अगेंस्ट काम करता है।
और ये जो है वो कब होता है हमारे, जब क्लोटिंग फैक्टर्स बनते हैं या फिर किसी प्रकार से कोई टिश्यू इंजरी हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, तो उस समय प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है उस समय भी ये प्रेजेंट होता है, ताकि जो है वो ओपन हो गया है वुंड तो उस जगह किसी प्रकार से कोई डिजीज अंदर एंटर ना करे, है ना। कैसे हम समझते हैं एक बार। और सपोज कि ये किसी का पैर है, किसी किसी इंसान का पैर है, हम पूरा एक बार बना लेते हैं। है ना, ये किसी पेशेंट का लेग है। देन हमने क्या किया, ठीक है, कि अगर किसी पेशेंट का जो है लेग है, अब इसके अंदर अगर मान लो उसके यहाँ पे जो है वुंड हो गया, चलो हम वुंड बना लेते हैं, से कट लग कट लग गया, यहाँ पे ब्लीडिंग होना चालू हो गई। तो ब्लीडिंग, देन इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ब्लीडिंग हो गई तो एक ही साइड में होंगी। चलो भाई, हमारी जो ब्लीडिंग है वो देन इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, एक जो है ये ब्लू कलर में हम जो है प्लेटलेट्स बना, यहाँ प्लेटलेट्स आ जाएंगी, क्या करेंगी, इस जगह को बाइंड करने का काम करेंगे। दिख नहीं रहा क्या, वाइट कलर से ले, इस जगह को जो है ये बाइंड करने का काम करेंगे कि भाई जो उन फटा है इसको हम वापस से जोड़ने का काम करें। तो उस जगह जो है हमारे क्या आ जाएगा, ये जो फ्लोटिंग फैक्टर है उस जगह हमारे बीटा लाइसिन आ जाएगा।
कि हमने कोई डार्क कलर से लेते हैं, कौन सा कलर लें? ग्रीन कलर। कि हमारे बीटा लाइसिन जो है इस साइड में आ जाए, के अंदर की, जो कि क्या करेगा, बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको बचाएगा, क्योंकि ये जगह खुल गई है हमारी बॉडी की। तो अब इधर से अगर किसी भी प्रकार से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, लो भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एंटर कर रहा है यहाँ पे, ये लो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर कर रहा है इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, उस ये जो बीटा लाइसिन है वो इससे प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा, ठीक है, ये चीज करेगा। देन इसके बाद में हम देखते हैं बेसिक जो पॉलीपेप्टाइड है सच एज ल्यूकिन एंड प्लेकिन। द ल्यूकेन्स आर द हीट स्टेबल एक्सट्रैक्ट ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स है उसके जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट करेगा हीट स्टेबल, यानी कि वो क्या कर देगा, किससे बचाएगा हमारे को, बैसिलस एंथेरिस से बचाएगा। एंटरफेरोन, एंटरफेरोन का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह के एंटीवायरल एजेंट होते हैं जो कि क्या, रिलीज बाय द होस्ट सेल इन द रेस्पॉन्स टू द मेनी वायरसेस, यानी बहुत सारे जो वायरसेस है उनके प्रति जो है ये हमारे को बचाता है। देन उसके बाद में बात करें सेल्यूलर फैक्टर की, तो व्हाट इज सेल्यूलर फैक्टर? द phagocytosis cell engulf and destroy the pathogen and the particles. This process is known as phagocytosis. In some of in phagocytosis are some of main phagocytosis cells are innate cells are as follow, यानी phagocytosis जो होती है वो क्या होती है, हमने पता है कि सेल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है या ऐसे पर्टिकुलर फेगोसाइटिक सेल्स होती है जो कि क्या कर देती है, आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको इनगल्फ कर लेती है, दैट कंसिडर्ड एज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं सब मैक्रोफेजेस की। तो मैक्रोफेज जो है वो क्या होते हैं हमारे, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन, इंजेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस, यानी कि सबसे पहले तो वो है पर्टिकुलर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया, उसको डिटेक्ट करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। देन उसके बाद में इंजेक्शन को जो है वो करेंगे, इंजेक्शन का मतलब होता है उस चीज को वो इनगल्फ करेंगे। देन उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसको डिटेक्ट किया, अच्छा ये तो बाहर से आया, वो फटाफट उसको खाएगा, खाने के बाद में उसको इनगल्फ करने के बाद में जो है वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मोनोसाइट्स, ये जो है वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं, इनका मोनोसाइट से ओरिजिन होता है इनका। दिस सेल माइग्रेट एंड सर्कुलेट विद इन ऑलमोस्ट एवरी बॉडी टिश्यू, यानी कि ये जो होती है सेल्स होती है वो क्या होती है, माइग्रेट होती है। माइग्रेट का मतलब होता है ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती हैं। देन उसके बाद में वो सर्कुलेट होती हैं, और फिर सर्कुलेट होने के बाद में बॉडी टिश्यूज जो है उसके अंदर जाती हैं। जैसे एल्वियोलर की मैक्रोफेज जो होती है हमारी, लंग्स एल्वेलाई की होती है, कुफर सेल्स जो होती है बॉडी के लिवर की होती है, ये चीज ध्यान रखना। मैंने एक बार पहले भी किसी क्लास में बताया था कि, और ये फंक्शनल सेल ऑफ लिवर भी है हमारी। देन इसके बाद में है माइक्रोग्लिया इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसमें जो माइक्रोग्लिया है वो जो है हमारी फंक्शनल सेल है या फिर जो प्रोटेक्टिव सेल ऑफ नर्वस सिस्टम है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं डेंड्राइट सेल की, तो व्हाट इज डेंड्रिट सेल? फाउंड इन द स्किन, इनर म्यूकस लेयर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लंग्स, इन जगहों पे पाई जाती हैं। मेन फंक्शन होता है कि इसका जो क्या होता है कि एंटीजन वो जो है प्रेजेंट रखती हैं, जो कि क्या कहलाती हैं हमारे, समटाइम्स इट्स रेफर टू द प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जहाँ पे ऑल्सो नोन एज या फिर ऑल्सो रेफर्ड एज, और ऊपर ऐसे एपिस्टोपिक लगे हुए दिखे आपको, तो उस चीज को ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, वो सब हमारे को ध्यान रखना है ना।
देन इसके बाद में मैं बात करूं इसकी कि मास्ट सेल की, तो व्हाट इज मास्ट सेल? मास्ट सेल जो होती है वो क्या आती है? दीज आर द टाइप ऑफ इनेट इम्यून सेल्स एंड आर एसोसिएटेड विद द डिफेंस मैकेनिज्म against the pathogens. On the activation, these cells release the certain multipotent molecules such as histamine, heparin, protease, leukotriene, cytokinin या कीमोकाइनेज जो होते हैं इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो है वो क्या करेगा हमारे कि दीज आर द टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ये जो है किस प्रकार के इम्यूनिटी है? इनेट इम्यूनिटी है अगेंस्ट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। एक्टिवेशन, दीज आर सर्टेन मल्टीपोटेंट मॉलिक्यूल, ये जो होते क्या होते हैं? मल्टीपोटेंट जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं सच एज हिस्टामिन, हिपरिन, प्रोटेस, ल्यूकोट्रिन। हिस्टामिन हुआ, हिपरिन हुआ, प्रोटेस हुआ, इसके अलावा हमारे जो है क्या कहते हैं ल्यूकोट्रिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, कीमोकाइनिन हुआ, ये सब जो है हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और ये जो है मास्ट सेल हमारी जो कि डब्ल्यूबीसी की एक पार्ट भी है ना। नेचुरल किलर सेल्स आ जाती है। नेचुरल किलर सेल्स क्या करती हैं हमारे? ये डायरेक्टली जो है वो हमारे इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं करती है। दे किल कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट सेल्स सच एज ट्यूमर सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल, दीज आर साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट। ये उनको डायरेक्ट नहीं मारती है, वो जो उनके थ्रू प्रोड्यूस जो सेल्स होती है उनको मारती है, लाइक ट्यूमर सेल्स हुई या वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स हो गई ये उनको मारती है, वायरसेस को नहीं मारती है ना। These are the cytotoxic थे, इसलिए क्या कहते हैं इसको? साइटोटॉक्सिक, यानी टॉक्सिक फॉर सेल। दिस इज नोन एज नेचुरल किलर सेल। देन बात करते हैं हम किसकी? फेगोसाइटोसिस की। फेगोसाइटोसिस जो होती है सेल ईटिंग भी कहलाती है, इस चीज को हमारे को ध्यान रखना है। देन उसके बाद में द प्रोसेस बाय विच द सेल इनकम फ्रॉम माइक्रोब्स एंड डाइजेस्ट, खा जाती है, पचा देती है, और किसको? माइक्रोब्स को। और इंगल्फ का मतलब होता है निगलना, स्वेलो इट, है ना। देन इसके बाद में आ जाता है द सेल्स दैट परफॉर्म दिस फंक्शन आर नोन एज फेगोसाइटोसिस। और सेल्स जो इसको परफॉर्म करती है उसको हम क्या कहते हैं? फेगोसाइट्स कहते हैं। साइट जहाँ लिखा है साइट वो होती है सेल्स, ये चीज ध्यान रखना। साइट का मतलब क्या होता है? साइट में सेल, है ना। देन उसके बाद में एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो हमारे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, these are also known as मैक्रोफेज, इसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेज भी कहते हैं। Circulating monocytes and fixed tissue mononuclear phagocytes are also known as macrophages. Circulating monocytes and fixed tissue mononuclear phagocytes, यानी कि क्या होती है? ये तो एक तरह की सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स होती है, यानी मोनोसाइट्स होती है जो कि सर्कुलेट होती हैं, एंड फिक्स्ड टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स होती है, यानी फिक्स्ड टिश्यू जो है वो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स कहलाती हैं, ऑल्सो नोन एज मैक्रोफेज, और इसी को हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेज भी जो है कहते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन। एक्यूट फेज प्रोटीन क्या होती हैं? दिस प्रोटीन्स इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन रिस्पांस टू एनी इन्फेक्शन एंड इंजरी, यानी किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होती है उसको दिस प्रोटीन इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन एनी इन्फेक्शन और इंजरी, यानी किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन हुआ है या इंजरी हुई है उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स करती है क्या? दिस प्रोटीन इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है, किसके अगेंस्ट? इंजरी या इन्फेक्शन के अगेंस्ट। कौन करती है? एक्यूट फेज प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो। दिस पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स दियर बायोलॉजिकल फंक्शन although variable usually related to defense to pathological damage and restoration of hemostasis, यानी कि ना हीमोस्टेसिस जो होता है उसको रिस्टोर करती है, इसके अलावा पैथोलॉजिकल डैमेज को जो है वो क्या कर देती है? उससे हमारे को बचाती है।
देन सम एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन आर, इसमें से कुछ अलग अलग प्रोटीन के फेज होते हैं जिसमें आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन हुआ, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हुआ, सीरम एमाइलोइड ए हुआ, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन हुआ। तो ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक्यूट फेज के अंदर क्या करते हैं, इनके एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो चारों नाम याद रखने हैं, CASM। तो हम जो है कैसे याद रखते हैं, कैम्स से भी याद रख सकते हैं। कैमरा को कैम्स, इसका हमारा एक्रोमी है। क्या है ये हमारा इसका एक्रोनिम का मतलब भी देख लो, जैसे फुल फॉर्म होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म, जैसे ही फुल फॉर्म का ऑपोजिट शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं। देन आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का पूरा चैप्टर हमने एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लिया है, तो लिखा हुआ क्या है क्या नहीं है इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के इतना ही दे रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर कोई इरिटेशन होता है उसके प्रति जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। इसका नेचर जो होता है प्रोटेक्टिव होता है। इन्फ्लामेशन इज अ साइन नॉट अ सिम्टम, ये चीज लिख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या दे रखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यूज का जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसके प्रति, और डैमेज जो बैक्टीरिया वायरस etc जो है उन सब के प्रति जो है उस चीज को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टिश्यू। इट एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ टिश्यू इंजरी एंड इनिशिएट टिश्यू रिपेयरिंग। यानी कि ये क्या करता है, टिश्यू इंजरी जो होती है उसको भी एलिमिनेट करता है और इनिशिएट करता है किसको, टिश्यू जो रिपेयरिंग है उसको। देन उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, फीवर की। फीवर जो है वो क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन द बॉडी टेम्परेचर राइज विच एक्ट एज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज द इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर यानी जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, हमारा जो टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय बाय पैथोजन, पैथोजेंस के द्वारा जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होते हैं। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द इंटरफेरोन। ये जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है, इंटरफेरोन का, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है क्या होता है इंटरफेरोन। प्रोडक्शन दैट हेल्पफुल इन रिकवरी ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है उससे हमारे को रिकवर करने का काम में आता है। देन बात करूँ मैं, पिंक नर्सिंग क्लासेस जो हैं आपके लिए दो कोर्सेज हैं वो लिख के आया है, दैट इज जीएनएम एंड एएनएम। जीएनएम की जो सालाना फीस है वो है 65,000 रुपए। एएनएम की जो है वो हमारी 45,000 रुपए सालाना फीस है। एएनएम का 2 साल का कोर्स होता है, जीएनएम का 3 साल का कोर्स। इज 12th पास आप जो है नर्सिंग के अंदर करियर बना सकते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे एज हो गया, एज के अंदर आ जाता है फीटस हुआ, न्यूबॉर्न बेबी हुआ, ओल्डर पर्सन हुआ, आर मोर सस्पेक्टेबल टू द वायरस इन्फेक्शन। जो वेरियस इन्फेक्शन है उसके प्रति जो है वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। हाउएवर द फीटस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेरियस, और जो फीटस जो होते हैं वो वेरियस इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, प्लेसेंटल जो बेरियर, प्लेसेंटा जो होता है उसका जो बेरियर होता है उसके थ्रू। बट द सर्टेन पैथोजेंस क्रॉसेस द बेरियर, और जो सर्टेन पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं किसको, बेरियर को क्रॉस करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज एज। देन उसके बाद में आती है हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होती है वो क्या होती है, माल न्यूट्रिशन। Malnutrition increases the risk of infection. Malnutrition increases the risk of infection by depressing immune response. ये जो होती है वो क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स के प्रति जो है वो डिप्रेस करती है इन्फेक्शन को। माल न्यूट्रिशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या करती है, इन्फेक्शन के रिस्क को जो है वो क्या करती है, इन्फेक्ट कर इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो है इन्फेक्शन के जो रिस्क है उसको बढ़ा देती है, जिसके थ्रू क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है शरीर के अंदर ताकत कहाँ से आएगी, एनर्जी टू कॉम्बैट द सिचुएशंस लाइक इट। हार्मोनल फैक्टर आता है जैसे डायबिटीज मेलाइटस एंड एड्रेनलिन फंक्शन आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन।
डायबिटीज मेलाइटस हुआ या फिर एड्रेनलिन डिसफंक्शन हुआ, ये दो ऐसी चीजें होती है जो कि क्या करती है, हमारे रिस्क फैक्टर जो होता है उसको इंक्रीज कर देती है, उसके इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर के जो इन्फेक्शन है उस पर इंक्रीज कर देती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर आल्सो रिलेटेड विद इंफेक्टिबिलिटी ऑफ मेनी, बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं उसकी जो है से भी जो है हमारे को कौन कर देती है, कोर्टिसोल जो हो गया। जैसे अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको वुंड हीलिंग होने में बहुत टाइम लगता है, या फिर रीनल मालफंक्शन का जो है, यूटीआई होने का जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हर एक डिजीज का रिस्क फैक्टर होता है। डायबिटीज मेलाइटस हर एक का रिस्क फैक्टर होता है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस है, एड्स है, ये दो ऐसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कुछ भी को अगर ये कोज होगा तो उसके थ्रू कुछ भी हो जाता है ना? तो ये लिख लेते हैं हम एक बार। एड्स एंड मेलाइटस आर मोस्ट causes well as risk factor of commonest and risk factor of each and every disease। जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये सॉरी हार्मोनल फैक्टर्स में जो ये दो जो होते हैं वो आते हैं। टाइप दो नहीं आते हैं, आते तो खैर कोर्टिकोस्टेरॉइड से डायबिटीज है, ये हार्मोनल फैक्टर नहीं है एड्स। लेकिन अभी बात चली है तो मैं बता दूं कि जहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ आपको पता चल रहा है किसी पेशेंट को डायबिटीज है या किसी पेशेंट को एड्स है, तो उनको किसी भी प्रकार की उनकी एक तो पहली बात तो इम्यूनिटी बहुत कम होती है, दूसरी चीज उनको किसी भी प्रकार की डिजीज है ना। देन उसके बाद में मैं बात करूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट या एंटीजन जो होता है उसके प्रायर एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। पैसिव ट्रांसफर ऑफ बॉडी, या कि बॉडी की जो पैसिव ट्रांसफरेज होती है उसके थ्रू। दो तरह की होती है हमारी, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, है ना। ये हमारा एक्वायर्ड चालू हो गया है, नेट खत्म हो गया है। एक्वायर्ड में सबसे पहले आती है हमारी एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है? बाय सेल्फ development of the active immunity, body's immune system takes part actively, the immunity appears from the development of the antibodies size T lymphocyte that neutralize and destroy the infective agent। यानी infective जो agent होता है उसको destroy करने के लिए, और T lymphocyte that neutralize, और जो T lymphocyte है वो neutralize होने के लिए वो करती है। यानी कि in the development of the activities, in the development of the activities the body's immune system takes part actively। यानी कि एक्टिविटी डेवलपमेंट के अंदर जो है, एक्टिव इम्यूनिटी की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर इम्यून बॉडी सिस्टम जो है वो पार्ट लेता है एक्टिवली। एंड द इम्यूनिटी अपीयर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, यानी जो एंटीबॉडीज है उसके डेवलपमेंट में। एंड सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट्स दैट न्यूट्रलाइज एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टिव एजेंट। यानी कि जो इन्फेक्टिव जो एजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसके अलावा सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट दैट न्यूट्रलाइज, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है वो न्यूट्रलाइज होने के लिए जो है ये एक्टिव इम्यूनिटी जो है काम में आती है। दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखो ये है कि पूरी रामायण लिखने के लास्ट में सार यही निकलेगा क्या होता है उसका मतलब, तो वो हमारे को दिमाग से ही बना के, है ना। तो हम खाली एक बार जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेंगे, उसको हिंदी में अनुवाद कर देंगे और फिर उसको हम ऐसे फॉर्म में बोलेंगे या ऐसे फॉर्म में लिखेंगे जो हमारे को भी समझ में आए, एग्जामिनर को भी समझ में आए, और हमारे दिमाग में उसका जो कंसेप्ट है लंबे समय तक रहे। एट द एंड आपके दिमाग में होनी चाहिए, कॉपी और किताबों में तो नहीं, है ना। देन दो तरीके से हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देन सबसे पहले आती है हमारे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जिसके अंदर आती है हमारे दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप फ्रॉम अ पर्सन
वो एक्सपोज टू द क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, यानी किसी प्रकार का उसको इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो डेवलप हुआ है, विच लीड टू द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के अंदर लीड होती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, जो कि क्या लीड करती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी लीड करती है, डेवलप प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है को डेवलप करती है। देन उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में मैं बात करूँ तो व्हाट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी? इम्यूनिटी डेवलप बाय वैक्सीनेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी जो वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन होती है? बीसीजी। देन उसके बाद में आती है पेंटाफाइव वैक्सीन प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के अगेंस्ट जो है वो कौन प्रोवाइड कराती है? हमारी जो डिप्थीरिया है वो। इसके अलावा पेंटाफाइव, जिसको हम पेंटाफाइव जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है वो भी कहलाती है। डिप्थीरिया पर्टोसिस है ना, डिप्थीरिया पर्टोसिस, टिटनेस, एचआईवी यानी हेपेटाइटिस बी, और के अलावा एचआईवी है ना, ये सारे के अगेंस्ट जो है वो प्रोवाइड कराती है पेंटाफाइव। पेंटाफाइव को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? पेंटावेलेंट। तो हम जानते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज पेंटावेलेंट। हाँ, ये आएगा। देन इसके बाद में इसको हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। जिसके बाद में आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले आता है प्राइमरी, तो जिसके अंदर क्या दे रखा है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम पर्सन the blood about the 3 to 10 days later, also known as latent period of induction। इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन का लेटेंट पीरियड कहते हैं। आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पर्सन के अंदर जो है फर्स्ट टाइम जो है किसी प्रकार का कोई एंटीजन जो है एडमिनिस्टर्ड हुआ है, उसके बाद में उसके ब्लड के अंदर 3 से 10 दिन के बाद में अगर कोई इम्यूनिटी बनती है, तो दैट इज द, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? थ्रू द कॉन्टेक्ट जो है वो कोई चीज जो है एडमिट हुई है या एंटर हुई है। फर्स्ट एंटीबॉडी ऑफ IgM, जो कि इम्यूनोग्लोबिन appear during the 2 to 3rd week of IgM antibodies prior titer rise steadily touches the peak level and starts to decline। सबसे पहले देखो, हम हर एक चीज का लेग फेज होता है, लॉग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है, डिक्लाइन फेज होता है, 4 फेज होते हैं ना। तो अब इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है? IgM को आपने एडमिनिस्ट्रेट किया, 2 से 3 दिन बाद जो है उसके अंदर IgM का जो टाइटर है वो धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, राइज होएगा। फिर वो अपने पीक लेवल को जब टच करेगा और उसके बाद में लास्ट में वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू कर है ना। क्योंकि वो पीक लेवल पे क्यों पहुंचा? क्योंकि उसको उस समय सबको मारना था। देन उसके बाद में आ जाता है इन केस ऑफ सफिशिएंट एंटीजेनिक स्टिमुलस द एंटीबॉडीज ऑफ द IgE टाइप आल्सो अपीयर्स। यानी कि इन सफिशिएंट एंटीजेनिक स्टिमुलस, यानी कि जो सफिशिएंट एंटीजेनिक जो स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग भी है अगर, कि एंटीबॉडीज ऑफ IgE टाइप आल्सो अपीयर, IgE टाइप जो है वो भी अपीयर होते हैं। एडुकेशन ऑफ बॉडीज रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम अ मेजर आउटकम ऑफ प्राइमरी एंटीजेनिक चैलेंज, यानी कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है बॉडी का, वो भी एक पर्टिकुलरली मेजर रिजल्ट प्रोवाइड कराता है एंटीजेनिक चैलेंज के ऊपर, प्राइमरी रिस्पॉन्स के ऊपर। देयर आर रिस्पॉन्स कैसे होता है इम्यून रिस्पॉन्स, ये पढ़ रहे हैं हमें ना। दे आर द प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल बाय बी एंड टी लिम्फोसाइट। टी और बी जो लिम्फोसाइट होता है उसके प्रोडक्शन के थ्रू, उसके द्वारा जो मेमोरी सेल्स होती है उसके प्रोडक्शन के थ्रू, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद में मैं बात करूँ सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर बूस्टर रिस्पॉन्स की। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? इट ऑल्सो इन्वॉल्व द अपीयरेंस ऑफ IgM एंड IgE। IgM जो हुआ या IgG जो एंटीबॉडीज हुआ, उसके प्रति जो अपीयरेंस है वो इन्वॉल्व होता है, बट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज ऑफ IgG टाइप ऑफ लार्जर, मच लार्जर एंड मोर प्रोलॉन्ग देन द
एंटीबॉडीज ऑफ आईजीएम टाइप, यानी कि क्या दे रखा है, इट आल्सो इन्वॉल्व द अपीयरेंस ऑफ द आईजीएम एंड आईजीई बॉडी, यानी आईजीएम हुआ, आईजीजी बॉडी हुआ, उनके प्रेजेंस के अंदर इनको भी इन्वॉल्व करता है। दूसरी चीज क्या हो जाता है, आईजीजी टाइप जो होती है वो ज्यादा होती है आईजीएम के मुकाबले, और आईजीएम जो है वो मोर प्रोलॉन्ग देन लार्जर और प्रोलॉन्ग होती है किसके, आईजीएम के मुकाबले। और दिस एट्रीब्यूटेड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, और ये जो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो है उसको एट्रीब्यूट करती है। देन एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट बोथ हार्मोनल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू जो स्टिमुलेट होते हैं कौन से, बोथ, एक तो ह्यूमरल सेल जो मीडिएटेड इम्यूनिटी है दोनों। देन ह्यूमरल क्या होता है, जिसको हमारे को दूसरा नाम क्या दे रखा है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं हम इसको, प्राइमरीली ड्रिवन बाय बीटा लिम्फोसाइट, जिसको बोन मेरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट भी कहते हैं, जिसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, क्योंकि वो बोन मेरो से जो है वो आई है। देन उसके बाद में क्या दे रखा है, दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन, यानी स्पेसिफिक जो एंटीजन है उसके डिटेक्ट करती हैं और उसके प्रति जो है एंटीबॉडीज को वो प्रोड्यूस करती हैं। द एंटीबॉडीज आर लोकलाइज्ड इन इम्यूनोलॉजिकल फ्रैक्शन ऑफ द सीरम, सीरम यानी कि जो हमारे जो फ्लूइड हुआ, बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड जो हुआ, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन फ्रैक्चर जो है वो एंटीबॉडीज को लोकलाइज करते हैं। दिस एंटीबॉडीज फ्रीली सर्कुलेट इन द बॉडी, और ये जो है वो बॉडी के अंदर फ्रीली सर्कुलेट होती हैं एंड आर रेडी टू फंक्शन एज डिफेंस मॉलिक्यूल, और ये जो होता है वो डिफेंस मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट जो है वो क्या करता है, फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्यून फंक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्यून फंक्शन जो है उसके थ्रू। देन दिस फंक्शन इंक्लूड, और ये फंक्शन क्या क्या इंक्लूड करते हैं हमारे, न्यूट्रलाइज द माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स, माइक्रोब्स और जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना। बाइंडिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस टू बी डिस्ट्रॉय, और जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बाइंड करना। एज एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक एंड दे रिएक्ट, एंटीबॉडीज जो होती है वो स्पेसिफिक होती है और रिएक्ट करती है। Same antigen provoke their production in closely related one, that why host response mediated by this somewhat limited and will not be provide protection against some more than one, यानी कि एज एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक, यानी एंटीबॉडीज जैसे जैसे स्पेसिफिक होती है दे रिएक्ट करती है किसके ऊपर, हमें एंटीजन के ऊपर, सेम एंटीजन के ऊपर, और प्रोडक्शन को प्रोवोक करती है। इसके अलावा जो है वो क्या करती है, होस्ट मीडिएटेड बाय द समवॉट लिमिटेड, अब यानी कि जो होस्ट मीडिएट हुए हैं वहां पे उनको कैसे ना कैसे लिमिट करती है, और हमारी जो एंटीजन है उसको बढ़ने से रोकती है। सबसे नॉर्मल से अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जो है वो क्या करती है, हमारी जो सेल रिस्पॉन्स है उसको मीडिएट करती है। मीडिएट करने का मतलब होता है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, इंडल्ज्ड होती है। इंडल्ज होने के बाद में वो क्या कर देती है, प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हो जाता है, वो उस चीज को उसके प्रति प्रोटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है कि भाई अब इससे आगे मत बढ़ो। इस चीज को जो है हम क्या कहते हैं, अ, इस फंक्शन को जो है हम क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देन उसके बाद में आती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या होती है हमारे, जो कि ड्रिवन होती है, सेम चीज है, टी सेल से ड्रिवन होगी, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी बल्कि उसका जो एंटीजन को है रिकॉग्नाइज करने का काम करेगी कि भाई वो उसको मार नहीं सकती, लेकिन हाँ उसका जो है वो ऐसे घुसपैठिया डिटेक्टिव बन के काम करती है। नॉट डिस्ट्रॉय बट बिकम डिटेक्टिव फॉर बॉडी रिस्पॉन्स, हाँ ये लिख लो, नॉट डिस्ट्रॉय बट फॉर बॉडी रिस्पॉन्स। देन इसके बारे में बात करते हैं। सो लाइक ह्यूमरल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डजंट डिपेंड ऑन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और ह्यूमरल इम्यूनिटी की तरह ये जो है इम्यूनिटी किसी एंटीबॉडी प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्ले अ वाइटल रोल इन रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसके अगेंस्ट जो है वाइटल रोल प्रोड्यूस करती है रेजिस्टेंस के प्रति।
ऑन कॉन्टैक्ट विद द एंटीजेनिक सब्सटेंस, एंटीजेनिक जो सब्सटेंस है उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद में जो है ये किसी प्रकार के एक सीक्वेंस में चलती है और इसी सीक्वेंस को जो है हमारे को याद करना है। क्या है सबसे पहला जो है वो है हमारे, जैसे हम लिख लेते हैं एक बार activation of macrophage, release of cytotoxic factors, mononuclear inflammatory reaction, delay hypersensitivity reaction और secretion of immunological mediator। ये जो है सारे हमने, ये जो है किस प्रकार से सीक्वेंस होता है, सबसे पहले मैक्रोफेज का एक्टिवेशन होगा, फिर साइटोटॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होंगे, देन उसके बाद में मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेशन जो होता है वो इंक्रीज होगा, मोनोन्यूक्लियर जो इन्फ्लेमेशन का है वो क्या कहते हैं रिएक्शन होगा, देन डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, इसके अलावा हमारे सिक्रेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटर है वो होगा। देन बात करते हैं हमारी पैसिव इम्यूनिटी, क्या होती है पैसिव इम्यूनिटी? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज, यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जो है इस तरह की जो इम्यूनिटी डेवलप होती है। दिस डेवलपमेंट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी the body's response system does not take part actively, और बॉडीज का जो रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम वो जो है एक्टिवली पार्ट नहीं करता है। इसके भी दो तरह के, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। के अंदर आता है हमारे दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप बिफोर द बर्थ बाय ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज ऑफ द फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड थ्रू द कोलेस्ट्रम, यानी कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप बिफोर द बर्थ, बर्थ से पहले जो है इस तरह की इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है, एंड ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज ऑफ द फीटस टू द फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के अक्रॉस द फीटस को ट्रांसफर होती है मैटरनल एंटीबॉडीज। मैटरनल एंटीबॉडीज जो क्या होती है, मोम के थ्रू, जो मदर के थ्रू होती है टू द फीटस। क्या चीज़ हमारे को याद रखनी है, मैटरनल जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है हमारी, ट्रांसफर ऑफ मदर प्रेग्नेंट लेडी टू इट्स फीटस बाय थ्रू प्लेसेंटा, बाय और थ्रू प्लेसेंटा। देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, दिस टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीटॉक्सिक सीरम और इम्यूनोग्लोबुलिन। द सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज में भी कौन कौन से सोर्स होते हैं, सबसे पहला आता है एन इंडिविजुअल हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम इन्फेक्शन, एक ऐसा इंडिविजुअल जो किससे रिकवर्ड हो चुका है, इन्फेक्शन से रिकवर्ड हो चुका है। एनिमल जो हुआ जिसमें कॉमनली कौन सा आता है, हॉर्स हुआ। तीसरा जो है एंटी टिटनेस सीरम जो है प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिटनेस। अच्छा, इसमें एक चीज ले रखी है, इंडिविजुअल हु रिकवर फ्रॉम इन्फेक्शन। पता है आपको, जब कोरोना काल आया था तो उस समय जो बच्चे या फिर जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर पेशेंट जो है जिनको कोरोना हुआ था, देन उसके बाद वो कोरोना से ठीक हो गए थे। जब वो ठीक हो गए थे ना तो उनके थ्रू जो है, जब वो ठीक हो गए थे तो वो उनके थ्रू क्या हो गया था, जब वो ठीक हुए थे तो उनके अंदर अपने आप कोरोना के प्रति इम्यूनिटी बढ़ गई थी। तो फिर उनके सीरम लेवल को लेके जो है प्लेटलेट का एक सॉरी प्लाज्मा थेरेपी भी चली थी, प्लेटलेट थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी भी चली थी, और उनके इम्यूनिटी के थ्रू जो है वैक्सीन्स वगैरह में भी काफ़ी सहयोग मिला। वो
ये चीज़ है ना? याद रखना। देन इसके बाद में आता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का हमने पूरा एक बार पढ़ रखा है, जिसके अंदर हमने किसमें पढ़ा था, के अंदर पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पूरा जो सॉरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद में मैं बात करूँ, ऑनलाइन नर्सिंग बैच जो है वो लाया है, यानी पिंक नर्सिंग क्लासेस जो है ऑनलाइन नर्सिंग बैच लाया है, जिसके अंदर जीएनएम का जो सब्सक्रिप्शन है वो ₹267 का है, और एएनएम का जो है वो कितने रुपए का है, ₹215 का है, ₹215 का है ना? देन इसके बाद में मैं बोलूँ कि आपको जो है क्या हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस जब आप अटेंड नहीं कर पाओ, तो आप जो है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, रैपिड रिवीजन कर सकते हो, अपना जो समय है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, बचा सकते हो, दूसरी चीज़ों में इंडल्ज करने के बजाय जो है आप अपनी पढ़ाई में लगा के अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना? देन इसके अंदर डिफरेंस दे रखा है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ऐसा ऐसे कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक्टिव के बारे में मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी टेक पार्ट एक्टिवली पार्ट लेती है, और अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात करूँ तो वो किसी होस्ट के थ्रू वो उसको दी जाती है। इधर जो है प्रोटेक्शन जो है लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, यहाँ पे जितनी देर वो वैक्सीन या फिर वो जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है उतना ही उसका फिक्स रहता है। इधर जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, खुद की इम्यूनिटी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, पैसिव जो बाहर से लेस इफेक्टिव रहती है, एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। इधर अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो वो लार्जर फेज में होता है, और इधर अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी तो वो क्या होती है, इफेक्टिव इमीडिएटली इफेक्ट करती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डज नॉट अकर इन द इम्यून डिफेंस डेफिशिएंट होस्ट। इम्यून डेफिशिएंट जो होस्ट है उसके प्रति जो है वो इफेक्टिव रहती है। देन इट में अकर इन द इम्यूनो डिफेंस होस्ट आल्सो, ये भी जो है इम्यूनो डिफेंस होस्ट के अंदर काम करती है, लेकिन नॉट मोर देन एक्टिव इम्यूनिटी। सेम चीज़ है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है यहाँ पे बनती है और इधर जो है वो नहीं बनती है ना? इसको ऐसे का ऐसे याद करना। देन इसके बाद में आ जाता है बोथ आर द सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल। अगर हम बात करें किसकी, एक्टिव की, तो दोनों जो होती है वो सेल मेडिएटेड भी होती है, और इसके अलावा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो दोनों जो है इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो पैसिव है उसमें खाली ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है वही प्रेज़ेंट रहती है, इन्वॉल्व रहती है। इसके बारे में बात करें, इट में बी प्रोड्यूस्ड बाय, और ये जो है अलग-अलग वे में प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले जो आता है सब क्लिनिकल या क्लिनिकल इन्फेक्शन के थ्रू हो गया तो उसके थ्रू, या फिर इम्यूनाइज़ेशन जो है उसके थ्रू हो गया तो उसको। देन अगर हम सेम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो ट्रांसफर फ्रॉम द मैटरनल एंटीबॉडीज़ ऑफ फीटस, फीटस की जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ है उसके थ्रू। इसके अलावा फ्रॉम मदर टू हर बेबी, मदर के थ्रू बेबी को कोलोस्ट्रम के थ्रू मिल सकता है। एंटी टिटनस सीरम जो है वो उसके थ्रू मिल सकता है ना? तो और इसके अलावा किसी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन का जो इंजेक्शन वो लगाने के। थैंक यू सो मच, होप आपको ये क्लास समझ